मैं हूं अंग्रेज, व्यापार के बहाने आ रहा हूं भारत को लूटने, इस सोने की चिड़िया को पिंजरे में कैद करने और तुम्हें ही तुम्हारे खिलाफ खड़ा करके तुम्हारा सब कुछ छीन लेने। जरा सोचिए, बस एक पल के लिए अपनी आंखें मूंद लीजिए और उस दौर की कल्पना कीजिए। एक ऐसा देश जिसके खेत में सोना उगलती थी, जहाँ के कारीगरों की उंगलियों में वह जादू था कि दुनिया हैरान रह जाती थी। एक ऐसा मुल्क जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का 25% हिस्सा अकेले अपने दम पर चलाता था। यह वो जमीन थी जहाँ दुनिया फतेह करने निकले सिकंदर के हौसले भी टूट गए थे, जहाँ मोहम्मद गोरी जैसे हमलावरों को भी इस मिट्टी पर कब्जा करने के लिए 17 बार मौत से टकराना पड़ा था, जहाँ मुगलों को भी अपनी जड़े जमाने में सदियां लग गई थी। लेकिन सोचिए, जिस देश को बड़ी बड़ी फौजें और तलवारें नहीं झुका पाई, उसे समुद्र पार से आए कुछ व्यापारियों ने इतनी जल्दी अपना गुलाम कैसे बना लिया। समुद्र की लहरों को चीरते हुए व्यापार के बेस में कुछ सौदागर आए। उनके एक हाथ में तराजू था, लेकिन उनकी आंख में छिपी थी एक प्यासी तलवार। उन्होंने हमारे मसाले नहीं खरीदी, उन्होंने हमारी जमीन का सौदा किया। और देखते ही देखते वह सोने की चिड़िया लोहे की मोटी जंजीरों में जकड़ दी गई। तारीख थी 23 जून 1757, जगह प्लासी का मैदान। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला अपनी विशाल सेना के साथ सीना तानकर खड़ा था। उसके सामने थी ईस्ट इंडिया कंपनी की मुट्ठी भर फौज, जिसका नेतृत्व कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव। कागजों पर यह एक युद्ध होना था, लेकिन उसी दिन जो हुआ वह युद्ध नहीं था, वह धोखा था। नवाब की सेना का सेनापति मीर जाफर हजारों की फौज लेकर चुप खड़ा रहा। उसकी तलवार मियान में ही सोती रही। क्यों? क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने उसके कानों में सत्ता का जहर घोल दिया था। नवाब को मरवा दो और बंगाल का अगला नवाब मैं तुम्हें बना दूंगा। उस एक लालच ने पूरे हिंदुस्तान का सौदा कर दिया था। प्लासी की जीत के बाद मुर्शिदाबाद का शाही खजाना खुला। सोना, हीरे, जवाहरात, इतनी दौलत की लंदन शहर की कुल संपत्ति से कई गुना ज्यादा थी। 100 बड़ी नावें में भरकर सोना और चांदी कलकत्ता भेजा गया। गंगा के किनारे से निचोड़ा गया धन टेम्स नदी के किनारे उंडेला गया। 1765 में दीवानी अधिकार। जब कंपनी सरकार बन चुकी थी, टैक्स था 50% से भी ज्यादा। फसल अच्छी, टैक्स दो। सूखा पड़ा, टैक्स दो। बाढ़ आई, फिर भी टैक्स दो। फिर आया 1770, इतिहास का सबसे बड़ा मानव निर्मित अकाल। इसे कहा गया 76वां मनवंतर काल, यानी कि 76वां दुकाल। 1 करोड़ लोग भूख से मर गए। कंपनी के गोदाम भरे थे, लेकिन अनाज बेचा गया महंगे दामों पर। लगान 10% और भी बढ़ा दिया गया। जिंदा लोग मुर्दे का मांस खाने पर मजबूर हो गए। नदियां लाशों से भर गई। दुनिया जिसे कहती थी बुनी हुई हवा, ढाका की मलमल। भारत दुनिया के कपड़ों का 25% हिस्सा था, लेकिन अंग्रेज ने 80% टैक्स लगा दिया। ब्रिटिश कपड़े पर 0% टैक्स। और फिर लोक कथाओं में दर्ज है, बुनकरों के अंगूठे काट दिए गए, कर्जे तोड़ दिए गए। ढाका, मुर्शिदाबाद, सूरत सब वीरान हो गए। 10 मई 1857, मंगल पांडे की चिंगारी। मेरठ से दिल्ली, झांसी से कानपुर, एक ही नारा, अंग्रेजों भारत छोड़ो। लेकिन जवाब तोप से उड़ दिए गए लोग, पेड़ों पर लटकती हुई लाशें, गांव जला दिए गए। 1858 में कंपनी का राज खत्म हुआ। ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हुआ। 13 अप्रैल 1919, अमृतसर, जलियांवाला बाग, जनरल डायर। गोली चलाओ, 10 मिनट 1650 राउंड। कुएं लाशों से भर गए थे, लेकिन वही खून इंकलाब बना हुआ था। भगत सिंह, उधम सिंह। 200 साल, 45 ट्रिलियन डॉलर की लूट, करोड़ों मौतें। 1500 अगस्त 1947 अंग्रेज चले गए, लेकिन पीछे छोड़े गए गरीबी, विभाजन, घाव। आज जब हम आजाद हवाओं से सांस लेते हैं, और याद रखिए, यह आजादी मुफ्त में नहीं मिली। किसानों ने दी, बुनकरों ने दी, क्रांतिकारियों ने दी। उन्होंने हमें लूटा, तोड़ा, मिटाने की कोशिश की, लेकिन हम फिर भी खड़े हुए, क्योंकि वह हमारी दौलत ले जा सकते, हमारा हौसला नहीं। सोने की चिड़िया फिर उड़ान भर रही है, और इस बार यह उड़ान कोई नहीं रोक सकता। 15 अगस्त 1947 आधी रात को जब दुनिया सो रही थी, भारत जाग रहा था, लेकिन यह जागरण खुशियों से ज्यादा आंसुओं से भरा हुआ था। एक तरफ तिरंगा लहरा रहा था, दूसरी तरफ ट्रेनें लाशों से भरी जा रही थी। देश आजाद हुआ, लेकिन 2 टुकड़े में बट गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। इतिहास के पन्नों पर दर्ज है, लगभग 1 करोड़ 40 लाख लोग अपने ही घरों से बेघर हो गए। धर्म के नाम पर पड़ोसी ने पड़ोसी को मारा, बहनें बिछड़ गई, माएं रोती रह गई, बच्चे अनाथ हो गए। यह सिर्फ बंटवारा नहीं था, यह एक सभ्यता का घाव था। अंग्रेज जा चुके थे, लेकिन पीछे क्या छोड़ा? गरीबी, भूखमरी, टूटी हुई अर्थव्यवस्था, भारत की हिस्सेदारी जो कभी दुनिया की अर्थव्यवस्था में 25% थी, 1947 तक सिर्फ 3% रह गई थी। सैकड़ों लाशों की लूट ने रीढ़ तोड़ दी थी। रेलवे थी, लेकिन उद्योग नहीं था।
कारखाने थे लेकिन मशीनें नहीं थी, किसान थे लेकिन सिंचाई नहीं थी। और फिर एक नए भारत ने राख से उठना शुरू किया। पहली पंचवर्षीय योजना बनी, भाखड़ा नागल जैसे बांध बने, स्टील प्लांट लगे, IIT और IIM जैसे संस्थान खड़े हुए। गरीब देश था लेकिन इरादे अमीर थी। दुनिया हमें तीसरी दुनिया कहती थी लेकिन हम चुपचाप अपने पैरों पर खड़े होने की तैयारी कर रहे थे। 1965 और 1971 युद्ध भी आए लेकिन हर बार यह देश और मजबूत होकर निकला। 1991 आर्थिक संकट, विदेशी मुद्रा खत्म, देश दिवालिया होने की कगार पर था। लेकिन वही साल बना एक नए दौर की शुरुआत। उदारीकरण, दरवाजे खुले, निजी कंपनियां आई, IT क्रांति शुरू हुई। बेंगलोर से सिलिकॉन वैली तक भारतीय दिमाग छा गया। जिस देश को कभी कच्चा माल बेचने पर मजबूर किया गया था, वही देश अब सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी बेच रहा था। अंग्रेज चले गए लेकिन उनकी बनाई व्यवस्था, उनकी बनाई सोच, उनकी बनाई लकीरें वो यही रह गई। हम अंग्रेजी कानून पर चलते रहे, अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली पर पढ़ते रहे, अंग्रेजों की बनाई नौकरशाही से शासन करते रहे। उन्होंने हमें सिखाया था कि हम कमजोर हैं, हम पिछड़े हैं, हम बिना उनके कुछ नहीं है। और सबसे बड़ा जहर जो उन्होंने छोड़ा, हीन भावना। हमने अपने इतिहास को भुलाना शुरू किया, अपनी भाषाओं को कमतर समझना शुरू किया, अपनी परंपराओं पर सवाल उठाने लगे। यह मानसिक गुलामी थी और यह सबसे खतरनाक थी। इतिहासकार के अनुमान, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत से लगभग 45 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति निकाली गई। सोना, कपास, नील, अफीम, अनाज, कर, यह सिर्फ पैसे की लूट नहीं थी, यह अवसरों की लूट थी, यह भविष्य की लूट थी। अगर वह धन भारत में रहता तो शायद औद्योगिक क्रांति यह होती, शायद दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्रियां मैनचेस्टर में नहीं, मुर्दाबाद में नहीं, बैंक ऑफ इंग्लैंड नहीं, बैंक ऑफ बनारस दुनिया चलाता। लेकिन इतने अत्याचारों के बाद भी एक चीज नहीं टूटी, भारतीय आत्मा। जब 1770 में लोग भूखे मर गए तब भी खेत जोते गए, जब बुनकरों के अंगूठे काटे गए तब भी करगे फिर चले, जब 1857 कुचला गया तब भी आजादी का सपना जिंदा रहा, जब जलियांवाला बाग में गोलियां चली तब भी क्रांति की चिंगारी बुझी नहीं। हम झुके लेकिन टूटे नहीं। आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हमारी सेना मजबूत है, हमारी टेक्नोलॉजी तेज है, हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम आगे है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या हमने इतिहास से भी सीखा है? क्या हम फिर किसी नई ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने घर में जगह दे रहे हैं? क्या हम फिर आपस में बट रहे हैं? क्योंकि इतिहास बताता है भारत को बाहर वालों ने कम, अंदर की गद्दारी ने ज्यादा हरा है। गुलामी सिर्फ जहाजों से नहीं आती, वह आती है जब हम अपने ही देश को कम समझते, जब हम अपने ही लोगों से नफरत करते, जब हम इतिहास को भूल जाते। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी, उसने तलवार से कम, लालच और फूट से ज्यादा जीत। अगर हम एक है तो कोई ताकत हमें नहीं झुका सकती, लेकिन अगर हम बटे तो इतिहास खुद को दोहराने में देर नहीं लग। आज जब आप यह कहानी सुन रहे हैं तो यह सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है, यह एक आईना है जिसमें हमें खुद को देखना है। उन्होंने हमारी जमीन छीनी, हमारा खजाना छीना, हमारी फसल छीनी, लेकिन हमारा हौसला नहीं। और इसलिए सोने की चिड़िया फिर उड़ रही है, इस बार जंजीरों से नहीं, अपने सपनों से बंधी हुई। और यह उड़ान इतिहास की गलती नहीं, भविष्य की जीत होगी। और आज युद्ध तलवारों से नहीं होते, अब युद्ध होते आर्थिक नीतियों से, डिजिटल डेटा से, सूचना से, मनोवैज्ञानिक से। आज कोई जहाज लेकर नहीं आता, आज सिर्फ पेन लेते आते हैं, आज कंपनियां आती है, आज निवेश के नाम पर प्रभाव आता है। पहले हमारे खेतों पर कब्जा हुआ था, आज हमारे डेटा पर नजर है। पहले हमारे अनाज की लूट हुई थी, आज हमारी आदतों की मैपिंग हो रही है। इतिहास बदल गया है लेकिन खेल वही है, क्योंकि जरूरी है यह कहानी, जिस राष्ट्र को अपना अतीत याद रहता है उसका भविष्य कोई और लिख देता है। 1757 का अकाल सिर्फ भूख की कहानी नहीं था, वह चेतावनी थी। 1857 सिर्फ विद्रोह नहीं था, वह आत्मसम्मान था। 1919 सिर्फ गोलीकांड नहीं था, वह जागरण था। 1947 सिर्फ आजादी नहीं थी, वह जिम्मेदारी थी। आज आजादी का मतलब सिर्फ तिरंगा लहराना नहीं, तिरंगा फहराना नहीं, आजादी का मतलब है ईमानदारी से काम करना, एकता बनाए रखना, इतिहास से सीखना, देश को बांटने वाली ताकतों को पहचानना। क्योंकि अंग्रेजों ने हमें ताकत से नहीं हराया था, उन्होंने हमें बांट कर हराया था। अब वक्त है कि हम सिर्फ पीड़ित की कहानी न सुनिए बल्कि विजेता की कहानी लिखिए। अब वक्त है कि भारत सिर्फ सबसे बड़ा बाजार न हो बल्कि सबसे बड़ा निर्माता बने। कल्पना कीजिए, एक बच्चा किसी गाँव में बैठा है, उसके हाथों में मोबाइल है, वह ये कहानी सुन रहा है। अगर वह बच्चा इस कहानी से प्रेरित होकर ईमानदार बने, मजबूत बने और एकता को चुने तो शायद
इतिहास खुद को दोहराने की बजाय नया रास्ता चुनेगा। हम लूटे गए थे, हम टूटे थे, हम बटे थे, लेकिन हम खत्म नहीं हुए और यही हमारी असली ताकत है। सोने की चिड़िया अब सिर्फ अतीत की कहानी नहीं थी, यह चेतावनी भी है, यह प्रेरणा भी है और यह भविष्य भी है। अगर हम जागरूक रहे तो कोई हमें गुलाम नहीं बना सकता। अगर हम सो गए तो इतिहास इंतजार नहीं करेगा। यह कहानी खत्म नहीं हुई है, यह हर पीढ़ी के साथ आगे बढ़ती है और अब यह कहानी आपके हाथों में है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर देना और साथ ही में दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ जल्द ही मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।